अपना पसंदीदा प्रोग्राम राम राम सा में मैं नूतन सरावगी और मैं नेहा अग्रवाल आप सभी को तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ राम राम सा शो स्पॉन्सर्ड बाय जगदम्बा सीमेंट, सर्वोत्तम स्टील और नेपाल मेडिसिटी वयोदा हॉस्पिटल। आपने ये कार्यक्रम राम राम सा नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित हुए है और नारायणी एफएम को एक फेसबुक पेज है, ऊपर जाकर भी आप ये कार्यक्रम सुन सका और देख सका। नारायणी एफएम को एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.radionarayani.org.np, ऊपर जाकर भी आप ये कार्यक्रम को आनंद उठा सका। यूट्यूब की ही एक चैनल रेस खबर पर जाकर भी इस प्रोग्राम का सारा अभी तक का रिकॉर्डेड शो आप देख सका हूँ। इका साथ ही साथ हमरो पात्रों नेपाली पात्रों पर भी यो प्रोग्राम अवेलेबल है। इस प्रोग्राम में देखनो सराहनो कभी मत भूलिएगा, देखते रहियो और इसके लिए मैं लोगों ने गाइड भी करते रहिएगा। नेहा जी कि आज आप और अपनी ऑडियंस सब देख सका कि आज अपने सामने जो अपना गेस्ट है हरि गौतम जी, मैं आज है अपने सागर, तो आपको मैं लोग हमारा सो राम राम सा में स्वागत कर रहा। राम राम सा, राम राम सा। इनका परिचय के बारे में हम लोग लागू होने की बताना पड़सी। बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और भी का साथ ही साथ इना की एक सोच है कि मैं आपकी उम्र में जितना मैंने जीने के लिए एक आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए वो मैं कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा की लालसा को नहीं, पर जितना है बीमा मैं जीवन में जी सकूं और आने वाला समय अब मैं इस समाज के लिए कुछ करना चाहूँ। इना को कहना है कि मेरा 2 बच्चा है, दोनों ही बाहर अब्रॉड में बहुत अच्छी से सेट है, पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं। तो अब जो इना करने है ये अपने आप में बहुत मजबूत महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल नूतन जय की तो बताइए ना कि बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन का साथ साथ बहुत अच्छी पोस्ट पर भी, बहुत ऊंची पोस्ट पर भी है। वे वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योग वाणिज्य संघ का अभी है। हाँ। तो मतलब हरि गौतम जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है हमारे बीरगंज को ना किस किस सेक्टर में डेवलपमेंट की ज़रूरत है? देखिए मैडम, बीरगंज का 12 परसा इस एरिया का सबसे ज़्यादा महत्व है इंडस्ट्रियल एरिया। ये इंडस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया जगह है, उसमें डेवलप होना चाहिए। दूसरा है इसका कृषि, जो कृषि है हमारा कृषि का कोई सोच ही नहीं। हम निर्वाहमुखी कृषि बोलते हैं, जैसे आप उपजाओ खाओ, उसको कोई व्यवसाय मत करो, उतना ही संतोष होगा। उसको चेंज करके इसी एरिया से हम व्यवसायिक कृषि में जा सकते हैं। तीसरा है इसका टूरिज्म यहाँ का क्या है कि टूरिज्म के लिए भी हमारा ये एरिया ठीक रहे। इसे बहुत सभी तरफ से इसका बहुत बढ़िया जगह है, बढ़िया मतलब कहने का मतलब कि हर तरीके से अगर हम देखें तो इंडस्ट्री वाइज भी बहुत अच्छी जगह है। अगर कृषि, व्यवसायिक इंडस्ट्री, कृषि और टूरिज्म को भी अगर हम बढ़ाना चाहें तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है हमारे बीरगंज में। इसके बाद में भी क्या है कि हम जैसे हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में हम बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारे बॉर्डर साइड में, उसके आकर्षित करके हम ला सकते हैं तो और अच्छा होता है। यहीं का भी हो सकता है, बहुत बड़ा पॉसिबिलिटीज और बहुत बढ़िया जगह है। जैसे कि हमने भी अब बात किया तो आपने कहा कि औद्योगिक, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, टूरिज्म, ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बीरगंज के अंदर में एक ऐसी गुंजाइश दिखती है कि बीरगंज बहुत ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर हम पॉइंट वाइज पॉइंट जाएं, जैसे कि जहाँ पे बात आती है कि 12 परसा औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, उससे आपका नाम बड़ा जुड़ा रहता है। जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो आपका जिक्र इसमें ज़रूर होता है, क्योंकि आप बहुत समय से इसमें इन्वॉल्व हैं, आप लगे हुए हैं कि कैसे इसको एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में इसको घोषित कर दिया जाए। तो इस बारे में हम कुछ आपसे और कुछ जानना चाहेंगे कि 12 परसा औद्योगिक कॉरिडोर का मतलब क्या हुआ? जैसे मैडम इसको आपको कैसे बताएंगे हम, 1890 आज से 90 वर्ष पहले बीरगंज में उद्योग शुरू हो गया। उद्योग से, लेकिन वो एकीकृत स्वरूप में नहीं आया। उसके सरकार ने जो उसका संरक्षण करना चाहिए थे, हमारे व्यक्तिगत रूप से उद्योगपति के हिसाब से जो उद्योग विकास हुआ, व्यक्तिगत कोशिश से विकास हुआ। अब समय पहले से चेंज हो गया। जैसे अब क्या है कि
शहर बढ़ते गया, लोग आदमी बढ़ते गया, आदमी कंस्ट्रक्शन जगह छोटे छोटे होने लगा। अब औद्योगिक कॉरिडोर के लिए जो जहाँ औद्योगिक होता है वहाँ 4 चीज़ का अनिवार्य चाहिए। एक आपको ढल चाहिए, विद्युत चाहिए, रास्ता चाहिए, सिक्योरिटी, लेबर तो जहाँ से भी जाता है, सिक्योरिटी चाहिए। ये 4 चीज़ हमको एक ही जगह में राज्य को संरक्षण करके होकर उसका राज्य रिकॉग्निशन करे, उसको मान्यता देगी। ये उद्योग है, यहाँ उद्योग औद्योगिक कॉरिडोर है, यहाँ उद्योग आप रख सकते हैं। ये 4 चीज़ को हम दे सकते हैं, आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, आप उद्योग लगाइए। अगर ये एक हो गया औद्योगिक कॉरिडोर। हमको यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र का स्वरूप कैसे है, जैसे जगह सब चीज़ सरकार देगा, आपको लीज में ले सकते हैं। जैसे ये सब देश संसार में सब जगह भी है, उनका हमारे संविधान ने भी वो व्यवस्था किया, औद्योगिक ग्राम के परिकल्पना किया है। कहने का मतलब है कि जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट का संस्था होता है, प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट का संस्था होता है। गवर्नमेंट जगह देता है आपको, अच्छा। जगह देता है, वो जगह में जगह देता है, सब सुविधा देता है। इसके बदले में हम उद्योग लगाते हैं, उसके बारे में हम भाड़ा देते हैं, उसका रेंट दे देते हैं, रेंट देते हैं। उसको वो नहीं होने से अब जगह खरीद करके कोई भी आदमी जगह खरीद करके उद्योग में ग्रोथ नहीं कर सकता है। ग्रोथ नहीं कर सकते। 4 चीज़ उसमें भी आप जगह खरीद करके वहाँ ढल भी होना पड़ा। अब इंडिविजुअल ढल लाकर आप नहीं रह सकते हैं, वहाँ सिक्योरिटी होना पड़ा। सब लोग ज़्यादा हमसे ज़्यादा गलत तत्व स्ट्रॉन्ग हो गया। आपको वहाँ का विद्युत लाने भी उसके लिए कठिन, एक ही जगह है, तीसरे एक जगह। अगर औद्योगिक क्षेत्र बीरगंज में नहीं है तो फिर ऐसे इतने भी क्या जरूरी है? अभी तो सारे उद्योग हम देख रहे हैं, चल रहे हैं सारे उद्योग, कोई दिक्कत है नहीं किसी भी उद्योगपति को। बहुत सब दिक्कत है। अपने उद्योग लगा रखे हैं। आप भीतर की बात नहीं जानते, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। दूसरा ये क्या हो गया, बीरगंज में इससे 2 गुना उद्योग को डेवलप होना पड़ता था। कि ऐसे बढ़िया जगह है। इसका सबसे सुंदर पक्ष क्या है कि काठमांडू से सबसे नजदीक की जगह है, आपको मानते हैं। और नेपाल के कोई भी जगह का 300 मीटर पर 300 किलोमीटर आदमी पूर्व पश्चिम जहाँ भी पहुँच सकता है। इंडिया से सामान, इंडिया थर्ड कंट्री से और इंडिया से सामान मंगाने के लिए, कच्चा पदार्थ मंगाने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। क्यों इतना ही डेवलप क्यों हुआ था? इससे ज़्यादा क्यों नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ? तो यही बोल रहे हैं आप, इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं है, औद्योगिक कॉरिडोर भी नहीं है। सरकार जब हमें सब कुछ पता है कि ये 4 चीज़ें हमारे लिए जरूरी है, और हमें ये भी पता है कि जब तक एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित ना किया जाए, औद्योगिक क्षेत्र इस्टेब्लिश करना पड़ा, औद्योगिक कॉरिडोर घोषित करना पड़ा। भाई तो फिर डिले क्यों? हमारे में क्या हुआ मैडम, राजनीतिक स्थिरता कभी नहीं आया। कब आएगी? अभी भी आस नहीं है, अभी भी। तो फिर हम ऐसी आस क्यों रखें कि ये, जब कहते हैं कि जैसे हम ये सुनते भी हैं कि इंसान को कोशिश 2 तरीके से करनी चाहिए। एक होता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, और जिस चीज़ के लिए कोशिश करना है वो संभव है। भगवान भी बोलते हैं कि जो चीज़ें संभव ना हो और तुम्हारे हाथ में ना हो, उस चीज़ के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर उस चीज़ के बारे में सोचो। नहीं, वो असंभव नहीं है। मैं आपको बताते कुछ हिस्ट्री बताते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। हमारे 2046 में 1990 आपको उस 2046 में हमने बहुदल आ गया। पहले सरकार इलेक्शन हुआ, बहुत बड़ा 7%, 3 वर्षों तक कम से कम 7% आर्थिक ग्रोथ हुआ था। अब आ गया, स्थिरता आ गया, लगा हमको। इसमें पॉलिटिकल खचपच हो गया, बीच में मध्यावधि चुनाव बोलते हैं, वो चुनाव हो गया। इसके बाद में माओवादी आ गया। सरकार का ध्यान क्या रहा, पहले सिक्योरिटी, शांति सुरक्षा, माओवादी आ गया, शांति नहीं होने से तो उद्योग कैसे होगा? सारा ध्यान सरकार उसी में रही, स्टेबिलिटी में गया वो 10 वर्ष माओवादी। इसके बाद में गणतंत्र आ गया। गणतंत्र के बाद में क्या हुआ, हम कम से कम 9-10 वर्ष संविधान बनाएंगे पहले। इसके जो हमने सिस्टम लाया, उसके जो फेडरलिज्म लाया, उसका इस्टेब्लिश करके उसके टाइम में हम कोई आर्थिक इशू का हम सफल नहीं, आर्थिक मुद्दा हमारा मुद्दा ही नहीं हुआ। इसके बाद में संविधान आ गया, मधेश आंदोलन वगैरह। आज का दिन में संविधान, अब क्या बोलने लगा, संविधान का आज भी नहीं है। अब कब आएगा? 2 चीज़ 3 चीज़ चाहिए आपको स्थिरता आने के लिए। सुशासन चाहिए, सुशासन का नामक चीज़ ये कोई नहीं है। आप तो घर भीतर बैठते मालूम नहीं है, घूस नहीं खाने से क्या काम होता है आपको? वही अच्छा, आप ये बताइए, जैसे अभी हम बोलते हैं कि
बात हम कर रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट इसकी तरफ पहल नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, सच्चाई भी है कि जब तक सरकार एक जगह डिसाइड ना करे, उसे घोषित ना करे, या जो आपने बेसिक 4 जो फंडामेंट्स बताए कि जो किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो सब ना करे, तब तक नहीं होगी। हम ये सब कुछ डिपेंडेंट किस पे है? सरकार पे डिपेंडेंट है। आज अगर हम बात करें तो आज हमारी शादी को 24 साल हो गए। इन 24 सालों में हमने वीरगंज को इतना सफ़ा सुथरा, इतना हरियाला कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। और हम जब बात करते थे तो ये होता था कि वीरगंज कभी नहीं सुधरेगा, वीरगंज कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन आज इस 1 साल के अंदर में तब जो कभी नहीं सुधरेगा वो सुधरा। तो आज अभी जो हमारे मेयर साहब ने जो एक पहल की है, नो डाउट उनके भी बहुत स्ट्रगल रहे होंगे, बहुत कुछ उनको भी करना पड़ रहा होगा, लेकिन उन सब से, क्योंकि वो जिस चेयर पे बैठे हैं उस पर जस्टिस करना है, तो वो उसके लिए वो हर संघर्ष को झेलते हुए वो कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइप की जो एक डैशिंग जो एक होना चाहिए कि नहीं जी अब तो ये हो गई, जो मुझे नहीं पता कि इसके लिए कौन ऐसा है जो कर सकता है, वो कौन सी चेयर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी चेयर पे बैठ के इसके लिए निर्णय लिया जा सकता है। वो लोग सब अपनी अपनी चेयर पे हैं, वो सब है, तो ये डैशिंग क्यों नहीं? आपको पता है मैडम, सबसे पहले तो इसके लिए जो कमिटमेंट था इंडस्ट्री आर्थिक विकास, आपको इसको हम आर्थिक विकास को बताते हैं, राजनीति से अलग आएगा, वो आज तक अभी तक नहीं आया। आपको जो मेयर साहब ने बताया इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वीरगंज के औद्योगिक क्रांति के लिए मेयर साहब के उतना ही भूमिका है जितना केंद्र सरकार के संविधान में व्यवस्था किया है। उनको औद्योगिक ग्राम देना चाहिए, उद्योग स्टैब्लिश करने के लिए फैसिलिटेटर होना चाहिए, लेकिन उनको अभी तक हम बार बार बोलते हैं उनका वहाँ नज़र पहुँचेगा, दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष पहुँचेगा, उनका दूसरा प्राथमिकता होगा, आगे वो बोलेंगे। बाकी रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे कि अभी भी चुनाव हो गया, स्थिर सरकार हमने अच्छा बनाने के होड़ में, लेकिन आपने अभी बोला कि उनका नजर पहुंचेगा 2 साल 3 साल बाद, तो मतलब कि क्या हम 1 साल 2 साल तक वेट करते हैं? जैसे आप लोग सब उद्योग वाली संघ के ऑलरेडी आप लोग मतलब कि आप चेयर पे बैठे हुए, पोस्ट पे अपने बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसा हमने तो ये सुना है कि जो भी हमारे मेयर साहब है वो हर संस्था से मिल के बैठक कर रहे हैं कि आपको क्या समस्या है, अपनी समस्या बताइए, किसी भी तरह से पीछे नहीं है। तो क्या आपके साथ या उद्योग वाली संघ के साथ उनकी अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है? बहुत मीटिंग हुई, एक नहीं, बहुत तो मीटिंग हुई। नहीं, हम बोलते हैं उनका, हम समझा रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं, लेकिन एक ही हो सकता है कि प्रायोरिटी जो उनको प्रायोरिटी इनमें है, वो प्रायोरिटी में नहीं पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राजस्व आएंगे कहाँ से? इंडस्ट्री से आएगा, बाद में उसको राजस्व लगा कर ही तो ठीक नहीं होगा ना, सही रास्ता में नहीं आएगा ना। इसी वो टाइम में आएगा, उनका बात भी हो रहा है, लेकिन 1 वर्ष तो हुआ मेयर साहब आ गया, ये जो आपने बताया, पहले के मेयर साहब से भी बताया, पहले के इतना जैसे ये नया प्रैक्टिस है जो स्थानीय निकाय का है, केंद्र का है, प्रदेश का है, सब नया सिस्टम, नया संविधान की वजह से उनके समझने भी टाइम लगेगा, आना भी पड़ेगा, नहीं आ भी सकता है, नहीं आ गया तो हमको हमारा दुर्भाग्य है, मान लीजिए हमारा बाकी रहा कि इसकी भूमिका में क्या है कि प्रदेश का भी इसका भूमिका है। जैसे हमारा छोटा साना उद्योग बोलते हैं, साना उद्योग का विकास करने, दरता करने, सब प्रदेश का काम, लेकिन प्रदेश ने आज तक सही स्वरूप नहीं दिया। प्रदेश का काम क्या है? आपको लगता है प्रदेश ने करके हमको ये सुविधा मिल दिया, ये अवसर मिल गया, कोई चीज़ ये आज तक तो नहीं दी, वो अभी तक कुछ सेट ही नहीं हुआ। जो पॉलिटिकल से 6 वर्ष होगा, उनको सेट होना चाहिए था, वो सेट नहीं हुआ। इसीलिए क्या है कि प्रदेश ठीक है, बेठीक है कर अभी डिस्कस हो रहा है, उन्होंने अपने दायित्व तो अभी तक नहीं समझा। अब बाकी रहा कि सेंट्रल में तो हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, इस बार हमारे लिए एक अवसर भी है वीरगंज के लिए, हमारे यहीं के इलेक्टेड मेंबर हमारा उद्योग मंत्री है, इसीलिए हमने कुछ काम भी कराया। आपको बताएं, इस साल बजट में औद्योगिक कॉरिडोर का बात आ गया, औद्योगिक कॉरिडोर का बात आ गया, उसको हालांकि वो पूर्ण नहीं है, उसका शुरू तो हुआ, जैसे अब हम जाएंगे, कम से कम बात तो रखिए, बात नहीं, घोषणा हो गया, औद्योगिक कॉरिडोर देंगे,
12% औद्योगिक कॉरिडोर को पटलाई जैसे गंडक तक औद्योगिक कॉरिडोर बनाएंगे कर इधर बनेगा। इससे नहीं तो अब हमने औद्योगिक क्षेत्र का भी, जो औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जगह चाहिए। पहले हम सबसे पहले की मेरे की पाला में हम यहाँ क्या है कि उसका यहाँ गुट्ठीगत जगह था, करीब 650 बीघा जगह यहाँ गुट्ठीगत जगह है। उसको 350 बीघा में जाकर हमने देखा है यहाँ हमको औद्योगिक पर्सा गरी बोलते हैं, इधर आप जीतपुर से भीतर जाना पड़ता है, आप नहीं पहुँचे होगी, हमको देखा है। लेकिन क्या है कि 250-300 बस्ती है। आज के दिन में कौन पॉलिटिशियन ये बस्ती हटाने का कोई रिस्क नहीं लेगा। किसको इंटरेस्ट है? उसको अपने वोट का इंटरेस्ट है, कोई उसका अपने वोट का इंटरेस्ट है, वो नहीं माना, हमने वहाँ छोड़ दिया। अब कहाँ जाएंगे? तो जगह जहाँ भी 400-500-600 बीघा जगह होने में कोई ना कोई विवाद तो होता, जगह होता। इसीलिए हमने क्या, सरकार का जगह है वहाँ सिमरा में 400 बीघा जगह खाली है, इसी को दे दीजिएगा करके उसको अध्ययन करने के लिए आदमी आ रहा है। तीसरा क्या है कि अभी का सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा समस्या हो गया शीर्ष है कोई नदी प्रदूषण। ये तो काफी समय से ये काफी था, लेकिन अभी इसका क्या है कि बहुत गर्म है ये चीज़। हमने इसी को ले अभी के 3 महीना 4 महीना पहले हमें काठमाडौँ गया, काठमाडौँ से गया मंत्री से बोला कि किसी शीर्ष नदी को तो समेटना ही पड़ेगा, ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ का पानी भी है, सब पहले जितना इंडस्ट्री लगा आपको बताया ना, सबसे प्राइवेट ने व्यक्तिगत इंडस्ट्री लगा, कहीं ना कहीं जगह लगाया, कहाँ लगाएगा? उसी जगह लगाया उन्होंने, क्यों वहाँ का अपने पानी निकास के लिए आसान था, नदी में छोड़ दिया। अब तो वो नहीं होगा, इसको डेवलप करना है, उसके लिए एक कार्यदल बना है, उसका बजट भी लोग एलोकेशन करके अभी सर्वे करेंगे क्या करना है, DPR बनाएंगे अगर वो करके। हम इस साल में भदौ असर तक वो भी होगा, लेकिन वो बड़ा प्रोजेक्ट है, वो करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं है, अरब का प्रोजेक्ट है कि किसी ने किसी को देना पड़ेगा, वहाँ से आना पड़ेगा। हम उसमें लगे हुए हैं, नहीं लगे जैसे कब पहुँचेगा? DPR करें क्या क्या करना है, कितना पैसा लगेगा, कौन कितना लगाएगा, इसके हिसाब में जाएंगे। अगर शुरू हो गया है, शुरुआत तो हुई, लेकिन आपको इसमें क्या संभावना नजर आती है? नहीं अभी तो मैं तो बहुत आशावादी हूँ। अभी भी ये पंचवर्षीय रहेगा? नहीं, मेरा 2-3 चीज मैं आपको बताएं, 4 चीज अभी नहीं, हमने उद्योग वाणिज्य संघ ने 4 चीज का बहुत बड़ा विकास के चरण में 4 चीज के, हम 5 चीज के लगे। एक चीज औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक कॉरिडोर, शिक्षा नदी, प्रदूषण, 14 एक श्रमिक अस्पताल अभी बताएंगे, अभी बताऊँ। 5 हम क्या कि नगर पालिका से मिलकर, हमें अकेले करने से आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। एक टेक्निकल स्कूल आपको, और अभी आपसे भी सलाह लेगा, हमको तो एक नर्सिंग ही कैंपस भी चलाना ही चाहिए, क्योंकि नर्सिंग का एक नर्स बनाकर भेज दिया तो बाहर भी पैसा कमाती है, हमारी लड़की को अच्छा होती है। हमको लग रहा है आज भी बहन अभी परसों में इसका टेक्निकल स्कूल है, उसी से टेक्निकल कॉलेज से हम बात कर रहे थे, CTBT है, उसे आज भी सुबह भी बात कर रहे थे। ये 5 चीज हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये 2 वर्ष के कार्यकाल में। अभी हमारा जो 2 वर्ष का इसमें आपको बताएं, औद्योगिक कॉरिडोर हो गया, उसका कुछ फिनिशिंग करना बाकी है, घर बन गया। औद्योगिक क्षेत्र का आसान है, औद्योगिक क्षेत्र घोषणा करके सरकार का अपनी जगह है। हम कल काठमांडू जा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी अभी वहाँ बेचेंगे। अच्छा, बेचेंगे, नहीं मिलेंगे, फिर 24 में हम जाएंगे। तीसरा शिक्षा नदी का हो चुका है बजट, 60 लाख रुपए बजट उसका एलोकेट हो चुका है, टीम बन चुका है, कार्यविधि बन चुका है, आदमी आएगा और उसका DPR करेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्या करना है पहले तो फाइनल होना पड़ा ना, ये इसका ये प्रॉब्लम जानना पड़ा, इसके बाद में क्या करना पड़ेगा उसमें लगेंगे। चौथा आपको बताएंगे श्रमिक अस्पताल, आपको बताएं यहाँ क्या है कि कुवैत विदेशी जो अरब मुल्क ने एक बड़े, क्योंकि हमारा जितना लोग जाते हैं अरब जाते हैं, यहाँ का श्रमिक उनको दया आ गया, हमारा श्रमिक वहाँ जाता है। हम क्या करें, एक नेपाल की सहायता करने के लिए कि एक हॉस्पिटल दे दे। कहाँ दे? तो कौन देगा ये हॉस्पिटल? कुवैत दे रहा है, विदेशी दे रहा है पैसा। नेपाल सरकार कर दे, नेपाल सरकार का प्रोजेक्ट। आपका पैसा तो कहाँ से जुड़ा है? नेपाल सरकार का। अब आपको बिरगंज में नहीं है, इसको आपको बताया बिरगंज, उन्होंने ये सोच गया, सोचा कर एक टीम बनाया। अब कहाँ रखेगी तो श्रमिक अस्पताल? उन्होंने 3 जगह चॉइस किया, एक विराटनगर किया, एक बिरगंज किया, एक भैरवा किया। सबसे श्रमिक ज्यादा होने तो यही 3 जगह है। इसमें क्या है कि टीम, एक सचिव के तौर में एक टीम आया था, हम सब भेला हो गया, सब बताया, हमने उनको कन्विंस किया। सबसे ज्यादा वैदेशिक रोजगार जाने में जिला में कौन है? धनुषा है। एक सब कोई भी प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कौन प्रदेश है?
मध्य प्रदेश। आपको प्रदेश छोटा है लेकिन Population पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तीसरा क्या है कि आपको सबसे इंडस्ट्री जस्तो हेल्थ के फैसिलिटी नहीं मिलने वाला जगह कौन है, पूर्वाधार नहीं वाला जगह कौन है, मधेश प्रदेश। यहाँ क्या क्या चीज़ है, एक मेडिकल कॉलेज है सरकारी, देखा इधर कौन है, नहीं है नहीं था अभी तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। अब अभी बात ही किया क्यों तेज ज़्यादा उनको आलोचना करूँ, लेकिन ठीक तो नहीं है। एक नारायणी हॉस्पिटल है, नारायणी हॉस्पिटल का हालत आपको भी मालूम है, हमको भी होगा, जबकि इतना हार्ट ऑफ द सेंटर, हार्ट ऑफ द सेंटर इतना फैसिलेटेड, वहाँ क्या कि एंटी रेबीज का अदर से आकर एंटी रेबीज का सुई बेचकर खाता है, उतना भ्रष्टाचार उतना। लेकिन मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आती है कि अगर हम हमारे बिजनेस की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी वही हालत है और प्राइवेट हॉस्पिटल की भी सेम ही हालत है, तो ऐसा क्यों? एक तो मेंटालिटी का अशिक्षा का बताइए अभी आपको बताए थे शिक्षा में इतना कमी होने का क्या बताइए। हम पहाड़ पर 3 घंटा पैदल चढ़कर पढ़कर यहाँ आकर काम कर सकते हैं, यहाँ आधी घंटा से ज़्यादा तो कोई दूर नहीं है ना इसको। कौन आपको बताइए, साइकिल में आप जाएंगे तो क्यों, एक तो सोच का क्यों। लेकिन इतने सारे हर सेक्टर के सब जहाँ हम बात करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन की बात होती है कि हम साइकिल बांट रहे हैं, हम कंप्यूटर बांट रहे हैं, हम एजुकेशन के लिए हर कोई लगा हुआ है, फिर भी हम यही मुद्दे पे आ जाते हैं घूम फिर के कि एजुकेशन नहीं है। आपको बताएं मैडम, एक चीज़ होना चाहिए सोसाइटी के डेवलप होने के लिए, एक चीज़ होना मिक्स सोसाइटी होना चाहिए। हमारे बीरगंज से अच्छी मिक्स सोसाइटी कहाँ मिलेगी। कहाँ बताइए, आप एक ही जगह गए हो, यहाँ आपको बताइए थोड़ा इतना बीरगंज देखने से बीरगंज टोपी जैसे देखकर होगा, गाँव देख लीजिए आपने, यहाँ कौन पहाड़ी लोग आकर गाँव में कौन बढ़ता है, आपको बताइए। बाहर के लोग आकर गाँव में कौन बढ़ता है, आप बताइए, देखिए आप बताइए। तो यहाँ एक आया था यहाँ 3 नंबर क्षेत्र में, बागलुङ से पोखरा से बहुत लोग आए थे, मध्य सालुङ में सब कम से कम 400-500 घर को जगह भी हड़प पर खेत दिया। अब फर्क वापस कौन आएगा वहाँ का जो आपको बताएं। हम तो राजेंद्र अमर्त्य के चुनाव में हमने काम किया था, कितना इतना ज़्यादा गांव है जो एक भी नेपाली नहीं बोल सकते। नेपाली नहीं बोलने से, नेपाली में जात नहीं देने से कोई पास करता है लोकसभा, पास करता है पुलिस। क्या कारण है इसका? अशिक्षा ही ज्यादा कारण है यहाँ का। फिर हम घूम फिर के वहीं आ गए। हम जान रहे हैं कि हमारी समस्याएं क्या है, हमें पता। अभी से आपने कहा कि हमारे श्रम बाहर जाते हैं, तो जो अब कुवैत है वो अब इन जगह पे श्रमिक हॉस्पिटल लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट, क्यों नहीं हमारे लोग? आज अगर हम अपने घर की बात करें, आज हम अपने बच्चों को इतना पढ़ाते हैं लिखाते हैं, फिर जब अपनी ग्रेजुएशन से या मास्टर से जब वो लौटता है, हमारे बच्चे की काबिलियत को कौन जानता है? माँ बाप के अलावा कौन जानता है? माँ बाप ही जानते हैं। अगर वो माँ बाप अपने उस लौटे हुए बच्चे या बच्ची को सही तरीके से अब उसको यूज़ ना करे, उसके टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म ना दे, तो क्या होगा? रुलेंगे ना वो, रुलेंगे नहीं तो भागेंगे। भाग रहे हैं तो जिसके अंदर में गट्स है, क्या होता है कि पढ़ लिख के गट्स भी सब में नहीं आते हैं, पढ़ने के नॉलेज सब में आ सकती है, लेकिन जिसमें गट्स होगा वो भाग लेगा, जिसमें गट्स नहीं है वो रुल लेगा। फिर क्या करेगा? आज हम देखते हैं कि हमारे आज सोशल नेटवर्किंग का जमाना है। आज इतने सारे सोशल क्लिपिंग्स हम देखते हैं कि सीए किया हुआ इंसान पुचका बेच रहा है। ये दिखा के हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं? फिर हम बोलते हैं कि भाई मर्सी दया। अरे दया क्या, उसकी जो काबिलियत थी उसको किसने नहीं पहचाना? आज हमारे बच्चों के लिए हम माँ बाप को दोष देते हैं। आज अगर हम किसी कंट्री, राज्य, किसी स्टेट की बात करें तो वहाँ की गवर्नमेंट को ही दोष देंगे ना। गवर्नमेंट ही है ना। हाँ, तो क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट ये सोच पाती है कि क्यों हमारा श्रम बाहर जाता है? आज हम हमेशा बाहर वालों पे डिपेंडेंट क्यों रहते हैं कि कोई हमें हॉस्पिटल खोल दे? आज क्या यहाँ पे ऐसी बात नहीं है? अगर एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा प्लानिंग, अच्छा डीपीआर अगर किसी चीज़ का आता है तो हमने देखा है, हम बहुत डीपली नहीं जानते। जितना हम जानते हैं, हमने देखा है कि आज हम केवल बीरगंज की बात करें, हमारे बीरगंज में भी ऐसे लोग हैं जो खड़े होते हैं, आगे आते हैं, तो उनको किसको यूज़ करना पड़ा? बताएं मैडम। हम छोटी सी दुनिया, छोटे से नॉलेज के बल पे हम बात करते हैं कि आज हमारे ये जो मेयर साहब आए हैं, इन्होंने बीरगंज और बीरगंज में रहने वाले लोगों को ही केवल यूज किया है, उन्हीं को पहचाना है कि कौन उनके साथ
साथ खड़ा हो सकता है, कौन उनकी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, कौन काम करवा सकता है, उन्हीं लोगों को यूज करके आज वो एक परिवर्तन लाए हैं हमारी सोसाइटी में, लाए हैं ना। और परिवर्तन इस हद तक लाए हैं, परिवर्तन इस हद तक लाए कि आज मैं एग्जांपल दूंगी, आज हमारे ना रथ यात्रा मतलब कि जो हमारे आई थी उसमें ये वाली हालत थी। मैंने कुछ लोगों से बात की तो वो जूस पिला रहे थे, और जूस जैसे जूस पिला के वो वहाँ पे वो रथ यात्रा आगे बढ़ गई तो वहाँ पे पूरी ग्लास बिखर चुकी थी। तो उनका ये कंसर्न था कि ना ये ग्लास तुरंत उठा के साफ करवा के हटवाओ यहाँ से, क्योंकि मैंने ये चीज पहले भी देखी, पहले भी हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो 2-3 दिन तक पड़ा रहेगा। नहीं, वो शाम तक नेक्स्ट डे उठती थी जब सफाई का काम होता था। तो अभी लोगों को ये था कि अगर इसको नहीं साफ करवाएंगे तो फाइन ना लग जाएगा। तो किसको यूज कर रहे हैं? मैडम आप दो चीज बताएंगे। मेरे साथ में जो किया है सफाई के उसमें, अब उनको क्या करना पड़ेगा रियल बिजनेस के विकास करने के लिए। अब जैसे ही सफाई में लग गया है, उसमें विकास में रास्ता में लग गया है, तोड़ने फोड़ने में लग गया है, ऐसे ही उनको शिक्षा। अभी सबसे शिक्षा के यहाँ जिम्मेवार आदमी कौन है आपको बताएं? मेरा भी है। तो हरि गौतम जी, इसी बात पे आपको 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे। हम समय के बिल्कुल नज़दीक है और सेकंड एपिसोड पे हम फिर से आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे टेक पार्टनर्स दीपेंद्र जी, विशाल जी, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए राम राम सा। डह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने, अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टील। स्वागत छ तपाईहरूलाई जगदम्बाको देशमा। विशाल हिमालयको देश मेरो, ज्योतिको दीप बल्दा लाग्छ राम्रो। उत्साह छ, उमङ्ग छ, विकास छ, उन्नति छ, प्रगति छ मेरो आफ्नै देशको। भाग्यमा नभए मेहनतमा विश्वास गर्छौँ हामी। देशलाई बनाउन र चिनाउन गर्दैनौँ केही कमी। मेरो देश मेरो जगदम्बा, मेरो देश मेरो जगदम्बा। यही नै त हो जगदम्बाको देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।